नमस्ते जी। स्क्राइब अड्डा और समर्पण संस्था स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा कि हाल ही में चमोली जिला जो है उत्तराखंड में, वहां पर आपदा की वजह से 32 लोगों की मृत्यु कंफर्म हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। दोस्तों, उत्तराखंड सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो बयान है, उन्होंने कहा है, इसरो को सोर्स बनाते हुए उन्होंने कहा है कि स्नो माउंटेन जो पहाड़ के ऊपर जो स्नो जम गई थी वो एकदम से स्लाइड कर गई और उसकी वजह से जो हमें इतना बड़ा आपदा का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, कारण जो भी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि बर्फ तभी पिघलती है जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज हम इसी विषय के ऊपर, यानी दुनिया भर में तापमान की जो बढ़ोतरी हम दर्ज कर रहे हैं ये पृथ्वी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी एक बड़ी हमारे पास दुखद खबर नहीं थी। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी दुखद खबर हमने जो सभी लोगों ने मिस कर दी है वो ये है कि 2020 2016 के साथ टाई कर गया है द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड होने का। जी हाँ, मतलब अभी तक जितने भी साल से ये पृथ्वी है, एग्जिस्ट करती है, अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म ये साल माना गया है नासा के अकॉर्डिंग। नासा जो है यूएस की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया में इसरो है। नासा क्लाइमेट चेंजेस को ट्रैक करती है और बहुत ही एक्यूरेटली ट्रैक करती है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नासा की ही वो रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। ये खबर में ऐसा कहा है नासा ने कि 2020 ने टाई कर लिया है 2016 के साथ अब तक का सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट ईयर होने का। और उसके अलावा जो पिछला दशक जो है, यानी 2011 से 2020 तक का अभी तक का सबसे वार्म डेकेड है, जो पिछला हमारा जो डेकेड बीता है। तो दोस्तों, नासा ने ऐसा कहा है कि 2020 में एवरेज टेम्परेचर 1.02 डिग्री राइज किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज कंपेयर टू 1980। तो 1980 एक बेस फिगर है जिसको हर साल नासा कंपेयर करती है कि ये साल से ये साल में कितना बढ़ोतरी हुई है तापमान की। इंडिया की स्पेसिफिकली दोस्तों हम बात करें तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उसके अनुसार उसकी अगर आप 2021 की जनवरी की रिपोर्ट आप उठा के देखिए तो उसमें ऐसा मेंशन किया है कि इंडिया में जनवरी के महीने में तापमान जो मीन टेम्परेचर जो होता है वो था 20.82 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल से करीबन 0.34% ज्यादा है। अब इसके बहुत सारे कारण है जो हम ये वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, ये नासा की जो रिपोर्ट है इसमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर लगी थी, जिसमें 4.6 करोड़ एकड़ में आग लगी थी, उसकी वजह से धुआं उड़ा और वो धुएं की वजह से कई हद तक सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो गई और इसके लिए वहां के जो थोड़े एरियाज है वो थोड़े कूल ऑफ हुए। और इसके विपरीत हमको जहां पे लगा था कि कोरोना वायरस में जहां पे लॉकडाउन की वजह से हमें ऐसा लगा था कि ठंड होगी, पोल्यूशन कम होगा, तो पोल्यूशन तो कम हुआ, पर दोस्तों इसका एक हमें रिएक्शन ऐसा दिखा कि क्योंकि ट्रेन्स बंद थे, कार्स बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी और धुआं नहीं होने की वजह से सनलाइट को कोई भी ब्लॉकेज नहीं मिला, इसलिए सनलाइट सीधा पृथ्वी की सतह पर टच होके टेम्परेचर्स को एक्चुअली वार्म कर दिया उसने। तो एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग लगा मुझे रिपोर्ट में, आपको बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो फैक्टर की वजह से ही इतना ज्यादा टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी आई है। एल नीनो दोस्तों एक वेदर पैटर्न है पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। हर 2 साल के बीच में यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिससे टेम्परेचर्स घटते हैं या बढ़ते हैं। और ओवरऑल जो पूरी दुनिया में जो हम क्लाइमेट जो देखते हैं, ये एल नीनो फैक्टर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसको। तो एल नीनो क्या है, ये मेरे से बेहतर आप ये वीडियो में अभी एक चलाऊंगा, आपको वीडियो में समझ जाएगा। Warmer or colder than average ocean temperatures in one part of the world can influence weather around the globe. Boggles the mind, right? Here's how it works. During normal conditions, trade winds, which blow from east to west, push warm surface waters towards Asia, piling it up in the western Pacific. In some years, though, the trade winds weaken. The warm surface water moves eastward and reduces upwelling of cold water off the coast of South America. Climatologists call this El Niño. Its climate impacts show up mostly in the wintertime over North America. The warmer ocean
fuels an intensification and southward shift of the jet stream. This brings flooding to the southern United States and warmer, drier conditions over parts of the Pacific Northwest, northern US, and Canada. But eventually, those trade winds pick up again and sometimes become even stronger than normal. When that happens, they blow the warm water back into the western Pacific and restart the upwelling of cool water towards the surface in the eastern Pacific. These strong trade winds are a signature of what is called La Niña, unusually cold conditions in the tropical Pacific that displace the jet stream northward. La Niña can lead to drought in the southern U.S. and cooler temperatures, heavy rains, and flooding in the Pacific Northwest. El Niño and La Niña together are part of a cycle that influences extreme weather and can impact food production, water supply, and even human health, not just in the U.S., but in many parts of the globe. तो दोस्तों, अब जब आपने देख लिया ये एल नीनो का रिपोर्ट और आपने देख ली कि एल नीनो का मतलब क्या होता है, अभी मैं फिर से आपको नासा की वो रिपोर्ट के पास लेके जाऊंगा और उसी रिपोर्ट में से मैं कोट करूंगा नासा के क्लाइमेटोलॉजिस्ट गैविन श्मिथ को, जो कहते हैं, कोट, द प्रीवियस रिकॉर्ड वार्म ईयर 2016 received a significant boost from a strong El Nino. The lack of a similar assist from El Nino this year, which is 2020, is evidence that background climate continues to warm due to greenhouse gases. ऐसा स्मिथ कहते हैं. दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ये एक मिश्रण होता है विभिन्न गैसेस की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस. एज ह्यूमंस हम ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाते हैं बाय एमिशन ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, और ऐसे कई अनेक प्रकार के हम साधन यूज करते हैं जिससे CO2 का एमिशन ज्यादा होता है. तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि टेम्परेचर्स क्यों राइज कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे कि इससे ह्यूमंस को और एनिमल्स को कितना नुकसान होता है. दोस्तों, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो NRDC की लिखी हुई है. ये एक एक्चुअली यूएस में एक एनवायरमेंट रिलेटेड नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंट एडवोकेसी ग्रुप है. तो इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने से कई कारणों की वजह से राइज होते हैं और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. सबसे पहले गर्म तापमान की वजह से स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स और सीवियर हो जाते हैं. मैं आपको कोट करता हूं वो रिपोर्ट में से थोड़े एक्सर्प्ट्स. कोट, अ वार्म क्लाइमेट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर दैट कैन कलेक्ट, retain and drop more water, changing weather patterns in such a way that wet areas become wetter and dry areas drier. आगे लिखते हैं ये, rising temperatures also worsen air pollution by increasing ground level ozone, which is created when pollution from cars, factories and other sources react to sunlight and heat. Ground level ozone is the main component of smog, and the hotter things get, the more of it we have. Dirtier air is linked to higher hospital admission rates and higher death rates for asthmatics. It worsens the health of people from cardiac or pulmonary disease. And warmer temperatures also significantly increase airborne pollen, which is bad for news for those who suffer from hay fever and other allergies. End quote. ये ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो गर्म क्लाइमेट है, इसकी वजह से हम तो फेस करते ही है प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा एनिमल्स भी बहुत ज्यादा फेस करते हैं. जहां आर्कटिक में हम देखते हैं कि पोलार बेयर्स बेचारे, उन लोगों को अपना घर बदलना पड़ रहा है, यानी उनकी जो बर्फीली सतह पे उनकी जो घर है वो उनको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतनी रैपिडली हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इतने रैपिडली राइज कर रहे हैं, वहां की जो बर्फ है वो कई हद तक पिघलती जा रही है और उनको बार बार अपना घर छोड़ के कोई ऐसी ठिकाने पे उनको जाना पड़ रहा है जहां पर उनको बर्फ की कमी ना पड़े. और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी बहुत सारी आपदाएं एनिमल्स को फेस करनी पड़ रही है. जैसे मैं अभी आपको एक रिपोर्ट बताता हूं जो लिखी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज. इसमें दोस्तों ऐसा कहा गया है कि 2020 में 31 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. जी हाँ, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी दोस्तों खत्म हो चुके हैं 31 प्रजाति जो है मानस और पौधों की, 31 प्रजाति
31 प्रजाति एनिमल्स और पौधों की जो है ये खत्म हो चुकी है, दुनिया के नक्शे से गायब हो चुकी है, मिट चुकी है और ये कभी वापस नहीं आएगी। द प्रिंट में लिखी गई ये एक रिपोर्ट है संध्या रमेश जी के द्वारा, जो कि प्रिंट की साइंस एडिटर है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि कोट, द न्यू लिस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन एडिशनल 31 species as extinct in the wild, including species of fishes, sharks and frogs. There are now 128,918 species on the IUCN Global Species Program, and nearly a third or 35,765 of them are threatened with extinction. These include all of the world's freshwater dolphins, about 1/3 of all oak trees, about 45% of a whole family of flowering plants found in the southern hemisphere, 26% of all mammals, 40% of all amphibians, 14% of all birds, 33% of sharks and 33% of corals. End quote. तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बाकी लोगों को यानी बाकी प्रजातियों को कितना नुकसान सामने उठाना पड़ रहा है। और राइजिंग क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक राइजिंग टेम्परेचर सिर्फ एक पार्ट है दोस्तों, ये जो हम डिजास्टर हमारे सामने देख रहे हैं उसका। इसके कई सारे अन्य रीजंस भी है, कई सारे अन्य ऐसे इसके रिजल्ट्स भी है जो हमें हमारे लिए तो खराब है ही है, और इसके अलावा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों हम अभी हमारे आने वाले वीडियोस में ऐसे विषयों के ऊपर और वीडियोस बनाएंगे, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मैं ये वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ। वीडियो से जाते जाते हमारी ऐसी अपील है कि आप आपला पर्यावरण का चैनल सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा दोस्तों सब्सक्राइब बटन का भी अगर आपको पसंद आए मेरा काम तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा चैनल है जहां पर मैं सोशल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।